के मनोसामाजिक और शारीरिक पहलुओं का विवेचन करूंगा। और ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया है कि आजकल के परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य जो है काफ़ी ज़्यादा अटेंशन का केंद्र है, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, चाहे सरकार हो, चाहे कुछ भी हो। स्वास्थ्य जो है हमेशा हर जगह केंद्र रहा है, मानव चेतना का केंद्र रहा है। आरंभ से ही स्वास्थ्य जो है मानव जीवन की मुख्य प्रायिकताओं का केंद्र रहा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा के अनुसार केवल रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति को स्वास्थ्य का नाम नहीं दिया जा सकता, बल्कि स्वास्थ्य की समग्र परिभाषा में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर पूर्ण रूप से अच्छा अनुभव करना भी है। मतलब कि जो स्वास्थ्य की प्रचलित अवधारणाएं हैं, इसमें हम मानते हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं है या कोई किसी तरह की वीकनेस नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, तो वो एक्चुअली मिसकॉन्सेप्शन है, वो एक सामाजिक भ्रांति है। स्वास्थ्य में हम समग्र स्वास्थ्य को रखते हैं, जिसमें हमें सामाजिक, मानसिक और शारीरिक तौर पे पूरी तरह से अच्छा अनुभव करना भी एक महत्वपूर्ण उसका बिंदु होता है। उसके बिना हम अपने आप को स्वस्थ नहीं कर सकते। और ये जो मेरा प्रेजेंटेशन होगा, इसमें हमने प्रतिरक्षा तंत्र के साथ में बाकी चीजों को भी इंक्लूड किया है, बाकी चीजों को भी समेकित किया है। लेकिन प्रतिरक्षा तंत्र जो है शरीर का एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है स्वास्थ्य के लिए। और प्रतिरक्षा तंत्र एक ऐसी निगरानी प्रणाली होती है जो कि शरीर में हमेशा एक निगरानी करती रहती है, एक विजिलेंस का काम करती रहती है। और कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी या कोई भी एक्टिविटी शरीर की जो कि नॉन सेल्फ होती है, सेल्फ नहीं होती है, स्वयं के तौर पे वो रिकॉग्नाइज नहीं करती है, उनको नॉर्मलाइज करने का काम करती है प्रतिरक्षा तंत्र। तो ये दो काम होता है, मेनली बीमारियों से बचाना और शरीर के आंतरिक वातावरण का संस्थापन करना या फिर अनुकूलन करना। शरीर के आंतरिक वातावरण का होम्योस्टैटिक बोलते हैं उसे, और मुख्यतः संक्रामक रोगों से बचाने का काम करती है। और संक्रामक रोग मुख्यतः बैक्टीरिया, वायरस से फैलते हैं, तो इससे बचाने का काम प्रतिरक्षा तंत्र करता है। और इसके लिए ये काफी ज्यादा सिस्टमेटाइज होता है। इसमें लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस जैसी कोशिकाएं होती हैं जो कि विभिन्न अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रतिरोध में अलग अलग तरीके से काम करती हैं। इस चित्र में आप देखेंगे कि 3 तरह की कोशिकाएं हैं। एक बी कोशिकाएं हैं, बी कोशिकाएं रक्तवाहिकाओं में के आर पार प्रवेश कर जाती हैं। और दूसरी कोशिका है टी कोशिका, जो कि एक ट्यूमर सेल के, दूसरे चित्र में ट्यूमर सेल पे आक्रमण करती हुई और उसे नष्ट करती हुई टी कोशिका है। और तीसरी है मैक्रोफेजेस कोशिका, जो कि एक जीवाणु को पकड़ करके और उसको इंगल्फ कर रही है, मतलब खा रही है। तो ये 3 तरह की कोशिकाएं जो है मुख्य कोशिकाएं हैं शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र की, और तीनों की क्रियाविधि अलग अलग है। आप उसमें देखेंगे एक में वो रक्त परिसंचरण तंत्र के आस पास जाकर के वो अपना एक्शन दिखा रही है, और दूसरी ट्यूमर कोशिका पे आक्रमण करके उसे समाप्त कर रही है, और तीसरी बैक्टीरिया को या जीवाणु को एनगल्फ कर रही है। सफाई करने वाले जो होते हैं उनको मैक्रोफेजेस कोशिका कहा जाता है। इस चित्र में आप देखेंगे कि लिम्फ नोड्स और स्प्लीन और बोन मैरो तीनों में काफी ज्यादा अंतर संबंध दिखाया गया है। और इससे एक चीज और स्पष्ट होती है कि परिसंचरण और प्रतिरक्षा प्रणाली जो है आपस में संरचनात्मक रूप से काफी ज्यादा मिली जुली है। और आगे बढ़ने के पहले हम कुछ तथ्यों पर ध्यान देंगे। प्रतिरक्षा प्रणाली को अनुकूलित किया जा सकता है, यानी कि इसको कंडीशनिंग किया जा सकता है। जिस तरह से कार्लोग ने कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था और कुत्ते को कंडीशन कर दिया था घंटी बजाने से और भोजन के द्वारा, उसी तरह से हम शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को अनुकूलित कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग हुआ है इस संदर्भ में। उसमें एक वैज्ञानिक ने साइक्लोफॉस्फेमाइड का प्रयोग किया था। साइक्लोफॉस्फेमाइड एक तरह का एलर्जी करने वाला काम करता है, और लेकिन उसका स्वाद नहीं होता, उसमें बिल्कुल टेस्टलेस होता है। और उसको उन्होंने फ्लेवर्ड वाटर के साथ में मिला दिया था। फ्लेवर्ड वाटर मतलब एक तरह का सुगंधित जल था, उसके साथ मिला दिया था, और उसको उन्होंने चूहों को दिया था। तो उन्होंने देखा कि चूहे जो है शरीर के चूहे साइक्लोफॉस्फेमाइड और फ्लेवर्ड वाटर के तौर पर उसके दोनों से अनुकूलित हो गए हैं।
तो उससे एक सिद्धांत निकाला गया, एक थ्योरी निकाली गई, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को अनुकूलित किया जा सकता है। और बाद के वर्षों में देखा गया कि मनोसामाजिक कारक भी प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारक या पारिवारिक स्थिति भी प्रतिरक्षा तंत्र को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। इस फ्लो चार्ट में आप देखेंगे कि तनाव और स्वास्थ्य के बीच की क्रियाविधि दिखाई गई है। नकारात्मक मानसिक भावनाएं दो तरह से असर करती हैं। एक, ये हमारे मन में अस्वस्थता की अनुभूति ला देती है, और दूसरा, तनाव से संबंधित हार्मोनों का स्राव होने लगता है शरीर में। और इन दोनों का कंबाइंड या क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। प्रतिरक्षा प्रभावी प्रणाली जो है वो उसका फंक्शनल लेवल पे काफी घट जाती है और डायरेक्टली जो है बीमारियों को जन्म देती है। तो ये एक तनाव और स्वास्थ्य की क्रियाविधि को निरूपित करने वाला चित्र हो गया। एक और महत्वपूर्ण तंत्र सिस्टम शरीर का है जो कि स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, उसका नाम है तंत्रिका अंतःस्रावी तंत्र या न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम जो है मेनली न्यूरल डेरिवेटिव ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। इसमें मुख्यतः हार्मोन जो है इसका मेन जो है अस्त्र होता है, और ये हार्मोन का मुख्य कार्य जो है मेटाबॉलिज्म में सहायता और शरीर के आंतरिक वातावरण का नियंत्रण या होमियोस्टेसिस कायम रखना इसका मेन काम होता है। और एक चीज और देखा गया है कि कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां न्यूरल टिश्यूज की बनी होती हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एड्रिनल मेडुला। और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन होते हैं जैसे नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन। तो इन सबको कंबाइन करके एक स्वास्थ्य के प्रति एक समग्र विचारधारा विकसित करने हेतु एक नए साइंस के ब्रांच का या फिर बोलिए कि मेडिकल साइंस के एक नए डिस्कवरी का नए क्षेत्र का इजाद हुआ है। उसका नाम है मनोतंत्रिका प्रतिरक्षा विज्ञान या साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी। तो साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी में मुख्यतः 4 या 3 इसके बेसिक टीनेट्स हैं, बेसिक सिद्धांत हैं, मूल सिद्धांत हैं। पहला यह है कि शरीर के विभिन्न अंग तंत्र, मानसिक स्थितियां, पर्यावरण और समाज यह सभी स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरा, प्रतिरक्षा प्रणाली, अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र इत्यादि स्वायत्त नहीं होते हैं। मानसिक स्थितियां, प्रतिरक्षा प्रणाली, अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और यह सभी तंत्र एक दूसरे से संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से जुड़े होते हैं, और इनका आपस का संबंध द्विदिशात्मक होता है। इसमें काफी कुछ ये चारों जब थ्योरीज दी गई तो इसमें काफी कुछ पहले वाली थ्योरीज से अलग थी। जैसे पहले माना जाता था कि प्रतिरक्षा प्रणाली, अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र इंडिपेंडेंट होते हैं और ऑटोनोमस होते हैं, लेकिन बाद में ये माना गया कि नहीं, ऑटोनोमस नहीं होते हैं, ये एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं, और इनके बीच का जो कनेक्शन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, और ये बाई डायरेक्शनल होना काफी महत्वपूर्ण होता है स्वास्थ्य को देखते हुए। उसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे कि बाई डायरेक्शनल होने से क्या क्या होता है। ये डायग्राम मैंने बनाया है इन सबके संबंधों को निरूपित करते हुए। विचार और मानसिक स्थितियां, थॉट एंड मेंटल स्टेट, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, इनके बीच में बाई डायरेक्शनल एसोसिएशन होता है, और ये सब आपस में मिल करके स्वास्थ्य या फिर स्वस्थ व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। इन सब में कुछ चीजें कॉमन होती है। इन सभी तंत्रों द्वारा रासायनिक संदेश वाहकों द्वारा आपकी अंतःक्रिया होती है, और या तो ये जिस स्थान पे उत्पन्न होते हैं वही क्रिया करते हैं, या फिर उस स्थान से दूर जो है सुदूर जाकर के रक्त परिसंचरण तंत्र द्वारा वहां जाकर के क्रिया करते हैं। और इन सभी तंत्रों के आपस में संरचनात्मक रूप से जुड़े हुए प्रमाण मिले हैं। कुछ तंत्र की रसायन जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन एक इम्यून सेल में भी सिंथेसाइज होते हैं, और कुछ एंटीबॉडीज जो होती हैं वो नर्वस सेल्स में सिंथेसाइज होती हैं। एक हमने पहले आपको चित्र दिखाया था चौथे या पांचवें स्लाइड में। हाँ, इसमें आप देखेंगे कि ये सबके सब जो है आपस में जुड़े होते हैं, काफी ज्यादा लिंक होता है इनके बीच में। मेरे पास कभी वो चित्र नहीं मिल पाया जिसमें मैं नर्वस कनेक्शन दिखा पाऊँ, तंत्रिका कोशिका के साथ में चित्र दिखा पाऊँ। तो इसके द्वारा मैं ये प्रदर्शित करना चाहता हूँ कि लिम्फ सेल, स्प्लीन और सर्कुलेटरी सिस्टम और
अपने इम्यून सिस्टम में काफी ज्यादा इंटरलिंकेज होते हैं।